Hello friends, so today we are going to discuss the new topic, that is ionization enthalpy. In last lecture we are starting to discussing the atomic and physical properties of the group number 15 elements. So today we are going to start the ionization enthalpy, that is our next topic. Okay, so just remind that, recall कि हमने लास्ट लेक्चर में बेटा क्या क्या पढ़ा. इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 15 बराबर है. इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी हमने पढ़ी थी. उसके अलावा हम लोगों ने उसके अंदर जो चीजें डिस्कस की हुई है, दैट इज ऑल अबाउट एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड आयोनिक रेडियाई. एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर हमने एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ा हुआ है. आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने 11 में सीखा हुआ है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है. आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंपल मीनिंग क्या है? एंथैल्पी यानी एनर्जी बराबर है, यानी कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मिंग कैटायन. जो एनर्जी हम लोग देते हैं एलिमेंट को किस में कन्वर्ट करने के लिए, कैटायन बनाने के लिए. तो बात ऑब्वियस है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी हाइपोथेटिकल चीज लिखूं कि m है, उसमें से m प्लस n और n इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकला होगा? वैलेंस शेल से. उसको निकालने के लिए जो हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी. दूसरी बात, जनरल टेंडेंसी के अंदर हमने ये भी सीखा हुआ है कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करेंगे तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी एनर्जी शेल में ऐड होता है जहां पर पहले भी हो रहा था. मान लो कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, बराबर है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, तो आप देखोगे कि 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, यानी 2p ऑर्बिटल में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन वहां पर एंटर हो रहे हैं. एनर्जी शेल जो है बराबर, एनर्जी लेवल वो कौन सा है? 2, क्योंकि वैलेंस शेल जो है वो 2p है, तो 2 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमारा पीरियड होता है. तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है बेटा कहां पर एंटर होता है? उसी एनर्जी शेल में एंटर होता है. इसकी वजह से क्या होता है? वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं तो मान लो कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है n=1 बराबर. सेकंड एनर्जी लेवल में 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो चलो आगे ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, किसके? 2s के हैं. अब क्या करेंगे हम लोग? 2 के अंदर कौन कौन सा होता है? s और p. तो मान लो कि यहाँ पर ये s है और ये दूसरा है यहाँ पर ये p सबसेल है. p में 1 2 3 4 5 और 6 तक जाएंगे नियॉन के अंदर. तो ये न्यूक्लियस जो होता है उसमें से आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है ज्यादा कोई चेंज होता नहीं है. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज नियरली सेम. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द सेम एनर्जी लेवल. बट व्हाट हैपेंस? न्यूक्लियस के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे. प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो होगा क्या बेटा? यहाँ पर प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ते ही रहते हैं. आज चाहे बोरॉन से कार्बन, नाइट्रोजन, बराबर है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई भी केस ले लो, तो लेफ्ट राइट जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो तो वहां पर ही एंटर हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा और इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी. तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है. ये पहली बात. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एवरी पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. मैंने सिर्फ पॉइंट मेंशन किए हुए हैं जो आप इजीली समझ सको, इसलिए बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसी पे फोकस करो. लिखा है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी. एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, इसकी वजह से क्या होगा? वैलेंस शेल का न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा और इसलिए उसको रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप नंबर 15 है. अब देखो 13 14 15 16 17 18, बीच में आता है 15. 15 जो ग्रुप है उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2np3 है. क्या है? ns2np3. तो ns2np3 के अंदर p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है. 11 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि p जो है 3 इलेक्ट्रॉन हो या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो. 3 इलेक्ट्रॉन पे उसको कहते हैं हाफ फिल्ड और 6 इलेक्ट्रॉन पे कहते हैं उसको फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स. इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है हाफ फिल्ड की और फुल्ली फिल्ड की. p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन. अगर d ऑर्बिटल होती तो 5 और 10 बराबर है.
इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 जो है उसकी बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी सबसे ज्यादा होती है। Therefore, increase in ionization enthalpy is much greater. Why? Because group 15 has valence shell configuration NS2np3 in which p subshell having the 3 electron, half filled orbital, stable configuration, and the energy which is required to remove this electron is much higher. Complete? चलो नेक्स्ट जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि डेल्टा आई, तो ये भी कह सकते हैं कि 14-15 की कंपैरिजन करेंगे तो 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डेल्टा IH1, IH2 और IH3। तो आप जानते हो बेटा कि यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज है, मान लो कि यहाँ पर कोई मेटल है। अब वो जो मेटल जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई मान लो कि यहाँ पर प्रोटॉन जो है x है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे x। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे ही यहाँ पर m में से कोई m+n बनता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा x-1। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे x-1, बराबर है। तो ये अगर तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो मैं काम करता हूँ कि मैं आपको एक रियल एग्जांपल से ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर रियल एग्जांपल से हम लोग प्रूव कर रहे हैं डेल्टा IH1, IH2 और IH3। अगर मैं ले लेता हूँ एल्यूमिनियम का केस, तो एल्यूमिनियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं 13, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 13। व्हेन इट इज कन्वर्टिंग इनटू Al+, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो प्रोटॉन कितने रहेंगे 13, इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 12, बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। तो यहां से यहां पर आने के लिए जो आपने एनर्जी सप्लाई की उसको क्या कहते हैं, डेल्टा IH1 क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन यानी एट्रैक्शन बैलेंस है। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे जो है एट्रैक्शन तो रहेगा लेकिन वो कैसा है, बैलेंस फॉर्म में है क्योंकि दोनों के नंबर सेम है। हालांकि जब आप Al+1 में से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आप क्या बनाना चाहोगे Al+2 और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, इसके लिए आप जो एनर्जी देते हो उसका सिंबल है डेल्टा IH2। 13 प्रोटॉन के 12 इलेक्ट्रॉन के ऊपर एट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं। यहाँ पर दोनों सेम थे, यहाँ पर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, सो इट हैज मोर एट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि अभी हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि यूनिपॉजिटिव आयन में से जब डाई पॉजिटिव आयन बनता है तो वहां पर हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है दैट इज मोर। इसका मतलब है कि डेल्टा IH2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। अब क्या हो गया, प्रोटॉन तो 13 ही रहे, इलेक्ट्रॉन हो गए सिर्फ 11, यानी कि अब तो और भी एट्रैक्शन बढ़ गया। 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब हम लोग डेल्टा IH3 यानी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, यानी कि आप 13 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन का जो एट्रैक्शन है उसको कट ऑफ करना चाहते हैं तो वी हैव सप्लाइड मोर एनर्जी एंड फॉर्मिंग Al+3 रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। Al+3 पे जो हो जाता है वो वहां पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 13, इलेक्ट्रॉन 10, यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन जैसी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो इसमें थर्ड सबसे ज्यादा होती है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है। आप ऐसे भी ले सकते हो, m में से m+n यूनिपॉजिटिव, या तो m+n ले लो, 1 ले लो तो भी चलेगा, m+1, m+2 और m+3, आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, अब कुछ भी यानी एग्जाम्पल भाई, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, आप देख सकते हो ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ही सीधा सा लॉजिक है, बराबर है। अब ये मुझे पूछ लेना कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, बराबर है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव? कोई भी एलिमेंट होता है उसको इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर। अब सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि एक क्लोरीन है और एक सोडियम है।
तो सोडियम मेटल है जनरली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर देगा बेटा, वो क्या करेगा, वो एनायन बनाएगा और स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है, वो हमने सीखा हुआ है, बराबर है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं भाई। Okay, so we are discussing the electronegativity. Decrease down the group. अब ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, लेफ्ट राइट इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज, बराबर। इसका रीजन लिखा हुआ है, एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वैसे भी थोड़ी सी कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप when atomic size increases. अब हम लोग जो डिस्कस करना चाहते हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, बराबर। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है नेचर कौन सा, मेटालिक कैरेक्टर। कौन सा है, मेटालिक कैरेक्टर, बराबर। मेटालिक कैरेक्टर के अंदर जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली आप देखो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड सारे मेटल्स हैं, बराबर। जैसे जैसे राइट हैंड साइड आता तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और दूसरी बार टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये हमें पता होना ही चाहिए, ये बेसिक है। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स आर लेस मेटालिक देन ग्रुप नंबर 14। बहुत ही क्लियर सी बात लिखी हुई है। 14 से 15 में आए तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा कि नहीं, बराबर है। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो लेस मेटालिक कैरेक्टर होता है ग्रुप नंबर 14 से। सो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, मूविंग डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, बराबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर डिक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इजीली। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया तुम्हें मैंने, क्या होता है, to attract the electron, बराबर। any element has a tendency to attract the electron. अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग में है तो ऐसा बोल सकते हैं, attract the shared pair of electron towards itself, और एलिमेंट itself के रेफरेंस में बोलना चाहे the tendency to attract the electron, that is called electronegativity। नीचे जाएंगे, नीचे यानी यहाँ पर नहीं, बराबर। आपके ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बराबर, नपास, सभी पढ़ते रहो वरना हो जाओगे, हैं। तो मूविंग डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इजीली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही ड्रॉप हुई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले मैं तो चला, और जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो मेटालिक कैरेक्टर अपने आप बढ़ जाता है, बराबर। लिखा हुआ है एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स है, और आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड्स है, बिस्मथ जो है हमारे पास मेटल के फॉर्म में रहेगा, बराबर। मैंने पहले ही आपको बताया मॉस्कोवियम जो नया एलिमेंट है दैट इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, बराबर, और वो भी शो तो करेगा मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा, तो ये हो गया मेटालिक कैरेक्टर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स है आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट में बहुत ही छोटे छोटे दिए हुए हैं। मैंने इसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में रखा हुआ है जिससे आप इसको याद कर सको, सिर्फ रट्टा ना मारना पड़े। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या रहता है, आप अपने एनसीईआरटी का टेबल निकालो बेटा, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डेटा लिख के रखा हुआ है। डेटा आपको रटना नहीं है, समझना है। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, चेक करो, बराबर। मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होगा नाइट्रोजन से आर्सेनिक, देन डिक्रीज फ्रॉम Sp टू बिस्मथ, एंटीमनी टू बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक वो क्या हुआ, बढ़ा। डिक्रीज कहां तक हुआ, डिक्रीज किस में हुआ, एंटीमनी और बिस्मथ के अंदर, बराबर। दूसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है नाइट्रोजन टू बिस्मथ, रेगुलर ट्रेंड है, कोई टेंशन नहीं। नाइट्रोजन से नीचे जाओ बिस्मथ तक, वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये इंक्रीज जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एटॉमिक साइज की वजह से होता है, बराबर। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की कहानी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, तो वो तो सब में होती है।
आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैसे दोनों इंक्रीज ही होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पे इरेगुलर ट्रेंड है। जहां पर इरेगुलर ट्रेंड है वहां पर कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, बराबर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थोड़ी जेडीली पढ़ा करो, पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, बराबर है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्लियर है। देन आफ्टर इवन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज तो उसके बाद भी बढ़ता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक है दिस डिक्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दिस डिक्रीज इज ड्यू टू टेंडेंसी। ये डिक्रीज किसकी वजह से होता है? टेंडेंसी टू फॉर्म द 3 कोवेलेंट बॉन्ड इंस्टेड 5 कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर है। आप देखो तो टेंडेंसी जो बेटा टॉप टू बॉटम जो है, बराबर, क्या हो जाती है? कम हो जाती है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। क्लियर लिखा हुआ है फिर से, दिस डिक्रीज इज ड्यू टू टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 5। तो सीधी सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? पहले जो है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, बाद में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 5 हो गए कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर है। तो देखो डिक्रीज हो रहा है, 3 बना रहे हैं 5 की जगह पर, बराबर है। तो क्या होगा वहां पर? ये 5 क्यों बना? 5 की जगह 3 क्यों हो गए बेटा? 5 की जगह 3 क्यों हो रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखा हुआ है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या? मुझे ये बताओ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या? देखो NH to NP 3 है, बराबर है। अगर सिर्फ p इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें यानी बॉन्डिंग के अंदर, बराबर, शेयरिंग के अंदर, तो 5 बॉन्ड बन सकते हैं, हाँ या ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये है कि the p electron does not participate, sorry, s electron does not participate in the bonding but only p electron will be participate in the bonding। यानी p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। वही अगर पार्टिसिपेशन में जा रहे हैं बॉन्ड बनाने के अंदर, लेकिन s इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, तो जो s इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसकी पैर हुई इलेक्ट्रॉन पैर, और वो भी कैसे हुई? इनर्ट, यानी कि उसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, बराबर है। तो only valence electron goes into the participation of the bonding, NS electron does not, and that's why it is called inert pair effect। जिसकी वजह से 3 ही गए, तो लिखा है ना to form 3 covalent bond instead of 5। so that is the reason कि भाई नाइट्रोजन से आर्सेनिक जो है, नाइट्रोजन से आर्सेनिक जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है, ये इसका रीजन, बराबर। सो अट्रैक्शन बिटवीन एटम डिक्रीजेस, सो मेल्टिंग पॉइंट लोअर। एटम एटम के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कम होने लगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। डेंसिटी की बात है तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम रहती है, और जनरल टेंडेंसी ऐसी हमने देखी हुई है कि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। क्लियर? इतनी सी बात आप लिख लो। मैं ऊपर वाला पॉइंट हटा रहा हूँ और उसकी जगह पर आपको एलोट्रॉपी क्या होती है वहां पर थोड़ा सा नॉलेज है वो ऐड कर लो अपने में। तो एलोट्रॉपी जो है कौन शो करता है? नाइट्रोजन और बिस्मथ के अलावा सब कोई। लिखो एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी, बराबर है। उसके अंदर लिखेंगे कि भाई नाइट्रोजन एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, कौन शो करेगा? एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ। अब बाकी कौन रहा? बोलो नपा सभी के अंदर बाकी एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ ऑल शो एलोट्रॉपी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यानी ये 3 रहे ना। तो लिखो फास्फोरस, फास्फोरस जो है बेटा वो कौन कौन से एलोट्रॉप दिखाएंगे? लिखते जाओ साथ में, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। फास्फोरस हमें दिखाएंगे व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, बराबर है। फिर कौन सा आएगा? आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों, दो ही दिखाते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों 2 टाइप के एलोट्रॉप दिखाएंगे, येलो एंड ग्रे। चलो इतना कंप्लीट करो। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखिए ये जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 50, उसके अंदर स्पेसिफिक वे के अंदर ये माना जाता है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -3 से लेकर +5 तक वेरिएशन दिखाती है। -3 से लेकर +5 तक वेरिएशन शो करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस पे
हमें ये चीज याद होनी चाहिए, बराबर है। अच्छा, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली बात, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हमें पता चलता है, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तो इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कौन सी है, यहाँ पर NH2Np3 जनरल, यानी वैलेंस शेल की हर एक की NH2Np3 है। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो NH2Np6 यानी कि नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन गेन करेगा। लेकिन आप देखिए कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने में काफी सारी एनर्जी चाहिए, बराबर, लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी देयर। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, मान लो तो कोई एलिमेंट है X, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और एनायन बना तो कुछ एनर्जी रिलीज करता था, याद करो। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट आता था। कौन सा कंसेप्ट आता था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, बराबर है। तो उसके बेसिस पे हम लोग सीखेंगे, देखो ये जो चीज है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो जनरली नाइट्रोजन कर लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन हर एक गांव का मुखिया बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब इस गांव का मुखिया कौन है, नाइट्रोजन। इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फैमिली। मुखिया यानी कौन, बाप, बराबर है। बाप कहां पर बैठा होता है, सबसे ऊपर। पूरे फैमिली को कौन हैंडल करता है, बाप ही तो हैंडल करता है भाई, बराबर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है बेटा वो सबसे ऊपर है। आप देखो ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, बराबर, और मॉस्कोवियम। तो यहाँ पर इट टेक्स प्लेस ओनली इन नाइट्रोजन, यानी कि ये जो चीज हम लोग लिख रहे हैं कि M3 माइनस आयन बनाना है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो सिर्फ कर सकता है नाइट्रोजन, ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर, ये इसका रीजन है। तो अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए, इट टेक्स प्लेस ओनली इन नाइट्रोजन, स्मॉल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये होगा। पेन और कॉपी लेकर बैठना, ये JEE और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, बराबर है। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा वो बनाएगा N3 माइनस नाइट्राइड आयन। फिर से बता दूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन थी NH2Np3, gaining the 3 electron, converting into noble gas configuration, and that is nitride ion। नाइट्राइड आयन जो है बेटा वो मैग्नीशियम के साथ अगर अटैच होगा, तो आप देखो जनरली मैग्नीशियम क्या होता है, Mg+2, नाइट्राइड क्या होगा, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बनाएगा वो, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरह से कैल्शियम नाइट्राइड भी बना देता है। बाकी सारे जो एलिमेंट है इस ग्रुप के, बाकी जो एलिमेंट है उसके अंदर क्या आएगा, तो लिखेंगे अदर एलिमेंट्स फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, यानी नीचे की जो भी है वो एलिमेंट कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे even with metals and show the formal oxidation state of -3। फॉर्मल वर्ड जहां पर आता है वहां पर फॉर्मल चार्ज भी आप जानते हो, तो उसके बेसिस पे है कि अदर एलिमेंट फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड इवन विथ मेटल्स एंड शो द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 इन दैट। तो आप देखेंगे सबसे पहला एग्जांपल कौन सा है बेटा, ये जो -3 है वो फास्फोरस गेन करेगा, तो ये Ca3P2 यानी कैल्शियम फॉस्फाइड, बराबर है। फिर से मैं आपको बता दूं, Na का +1 ले लो और आर्सेनिक का -3 ले लेंगे, इस तरह से करेंगे तो क्या आएगा, सोडियम आर्सेनाइड आएगा। फिर Zn का +2 और एंटीमनी का ले लो, चार्ज 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, जिंक स्टीबाइड, नाम याद रखना, जिंक स्टीबाइड। और मैग्नीशियम का +2 और बिस्मथ जो है उसके हिसाब से बनाएगा मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। अगर आपको फॉन्ट छोटे लगते हैं कहीं पर भी, तो इस वीडियो को पॉज करके आप उसको लैपटॉप के अंदर थोड़ा सा एनलार्ज करके देख सकते हैं। पॉइंट सारे रेगुलर है, मैग्नीशियम बिस्मुथाइड यानी Mg3Bi2, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखेंगे टेंडेंसी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये मैंने आगे ही बताया अभी आपको, बराबर है, और ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। टेंडेंसी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी नीचे जैसे जैसे जाएंगे आप उसकी टेंडेंसी, किसकी टेंडेंसी, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी। इसका रीजन लिखा हुआ है, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, बराबर। टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक साइज बड़ी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो भी डिक्रीज हो रही है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। बिसाइड्स -3 के अलावा क्या दुनिया है इसमें, तो आप देखेंगे बिसाइड्स -3
नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑल्सो शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। कौन से कंपाउंड में? NH2 NH2। हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। हाइड्रोजन नाम है P2H4। P2H4 डाइफॉस्फाइड, उसके अंदर भी ये रहेगा। और एक इंफॉर्मेशन, नाइट्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें रहता है? इन NH2OH। क्या लिखेंगे? NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल एमाइन। वहां पर नाम लिख सकते हैं आप हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्या लिख लेंगे यहां पर? हाइड्रोक्सिल एमाइन। चलो क्लियर है। अब करेंगे आगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखेंगे बेटा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। All the elements show the positive oxidation state of +3 and +5. +3 and +5। इसका एक वेल नोन एग्जांपल देखो, NH4NO3, NH4 प्लस NO3 माइनस। तो इसके अंदर आप ढूंढोगे तो आपको अपना पता चल जाएगा। एक नाइट्रोजन देखो X 3 2 6, तो ये X ना -6 सामने गया तो +6, तो ये +5 और आएगा -3 करके देख लो। तो सारे एलिमेंट जो है, ये तो रेंज बता दी मैंने, बाकी +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। एग्जांपल के साथ करेंगे। एक और बात, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है, बराबर है। और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू इनवर्टर इफेक्ट। हमारा कंफिगरेशन है NH2NP3, नीचे जैसे जैसे जाएंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 2 नहीं करेंगे, तो बट ऑब्वियस है कि +3 जो है वो स्टेबल होगी कहां पर? नीचे यानी कहां पर? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के अंदर। +5 ऊपर ज्यादा स्टेबल रहेगी, बराबर, ड्यू टू लिखा है IPE, इनर्ट पेयर इफेक्ट। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ इज लेस स्टेबल। सीधी सी बात है ना, बिस्मथ लास्ट एलिमेंट है, अभी तो देखा हमने। बिस्मथ में ज्यादा स्टेबल कौन सी? +3। लेकिन फिर भी बिस्मथ के अंदर +5 वाला एक कंपाउंड है, मोस्ट इंपोर्टेंट, BiF5, बिस्मथ फ्लोराइड, याद रखना। अब दूसरी बात कि M+5 तो ये बनाएगा नहीं, M+5 नॉट पॉसिबल। M+5 यानी इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके M+5 बना पाएगा? नको। क्यों नको रे बाबा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उसको काफी सारी एनर्जी चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से M+5 बन सके। इतनी एनर्जी तो है नहीं अपने पास, कंगाल है। चलो, इसलिए क्या लिखा है कि सो PF5 एंड SPF5 जो है वो कोवैलेंट है। PF5 और SPF5 क्या है? कोवैलेंट कैरेक्टर है। P+5 थोड़ी है। फास्फोरस और फ्लोरीन के बीच में शेयरिंग से बॉन्ड बना है, शेयरिंग यानी कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये रहा। तो देखो दूसरी बात, आयोनिक बॉन्ड कहां पर है? BiF3 और SPF3 जो है आयोनिक बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट में NCl3, PCl3, आर्सेनिक क्लोराइड, यहां पर भी 3 लिखा हुआ है। दैट इज ऑल अबाउट द कोवैलेंट बॉन्डिंग, बराबर है। इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोवैलेंट कैरेक्टर जो है डिक्रीज होता जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। तो ये इसका एक मैंने ट्रेंड लिखा हुआ है। नाइट्रोजन का जो है सबसे ज्यादा, फास्फोरस, नाइट्रोजन ग्रेटर देन फास्फोरस, नीचे जाते जाते कोवैलेंट कैरेक्टर बेटा डिक्रीज होता जाएगा, बराबर है। अब एक और पॉइंट आता है जिसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम कोवैलेंसी। क्या कहेंगे? मैक्सिमम कोवैलेंसी। आप पहले इतना पॉइंट कंप्लीट कर लो, अच्छे से लिख लो इसको पॉइंट वाइज, और उसके बाद हम लोग, क्योंकि ये एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपकी कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, भले एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया हुआ है। इसलिए जो है मेंशन करेंगे कि ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है वो JEE के ऊपर पूरा बेस है। चलो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मिटा रहा हूं। और एक और पॉइंट आएगा बेटा जिसको कहते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी। क्या कहेंगे? मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी के अंदर, एक मिनट, चलिए यहां पर लिख रहा हूं मैं मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी कौन दिखाता है? देखो, जो एनिमल्स प्रॉपर्टी को सब नाइट्रोजन जैसे नाइट्रोजन ही दिखा रहा है बेटा। नाइट्रोजन के अंदर क्या? नाइट्रोजन पहला लिखो पॉइंट, नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल,
नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होती है। लिखते चलो नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल, बराबर d ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है। मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी है? 4। कैसे पता चलेगा? देखो नाइट्रोजन जो है उसके पास नंबर है 7 नंबर में कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 and 5, बराबर है। तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। मान लो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन उसने यूटिलाइज कर लिए किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। एमोनिया बना। एमोनिया में क्या होता है मालूम है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? किसी H+ यानी ये भिखारी, H+ यानी भिखारी, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी NH3 जो है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा H+ के साथ, और इस तरह से जो बनेगा उसको कहते हैं NH4+। क्या कहेंगे? NH4+। इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी है बेटा? +4। नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। नाइट्रोजन इससे जो है एक्सटेंड नहीं कर पाता है, 4 तक ही जाएगा। यहाँ पर आगे लिखा था NCl3, याद करो क्या लिखा था? NCl3। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि NCl5 जो है वो पॉसिबल नहीं है। NCl5 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कोवैलेंसी कहाँ तक जाएगी? +4 तक जाएगी, बराबर। इन शॉर्ट +4 तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक जाएगी। चलो ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है फॉस्फोरस जो बेटा, इसके नीचे वाला जो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या आ जाएगा? फॉस्फोरस में आएगा नियॉन, 15 नंबर है। नियॉन 3s2 3p3, बराबर 10 और ये 5 हो गया। लेकिन यहाँ पर d ऑर्बिटल अवेलेबल तो है, भले इलेक्ट्रॉन नहीं है, d ऑर्बिटल विल बी देयर। तो फॉस्फोरस जो है उसके अंदर d ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या बना सकता है? यानी कि नाइट्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसकी जो वैलेंसी बियॉन्ड 4 जा सकता है। यानी कि फॉस्फोरस जो है PCl5 बनाएगा। इसमें d ऑर्बिटल है ना, तो d ऑर्बिटल का यूज करके ये बनाएगा। PCl5 बना सकता है। नीचे आर्सेनिक जो है वो आर्सेनिक F5 भी बना सकता है, और फिर PF6 बना सकता है। फॉस्फोरस जो है PF6+, या आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बराबर, पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर। तो इस तरह से d ऑर्बिटल की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं कोवैलेंसी को, एक्सटेंड कोवैलेंसी, बराबर है। फिर एक पॉइंट आएगा जिसको हम लोग कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या लिखेंगे आप? डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन कौन कौन शो करता है? आपको मालूम ही होना चाहिए। डिसप्रोपोर्शनेशन जो है वो कौन शो करेगा? नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस। क्योंकि ये जो है बेटा, मैं आपसे अभी पूछता हूं कि क्या होगा, बराबर है। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं यहां पर, लिखो HNO2 gives HNO3, बराबर। लिखते चलो HNO3 gives प्लस वहां पर NO और H2O। चलो लिखो, इसको बैलेंस नहीं करना है, चलेगा, बराबर। बैलेंस ना करो तो भी चलेगा, आप अपने हिसाब से इसको लिखो। और क्या आ सकता है वहां पर? अगर बैलेंस कर भी लेते हैं, तीन नाइट्रोजन, 2 इधर, 1 इधर, हाइड्रोजन 3 है, 1 2, ऑक्सीजन 6 3 तो 5 1 6। चलो हो गया। यहाँ पर मुझे बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है आपका? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट HNO2 के अंदर क्या रहेगा? ढूंढो। यस, +3 आएगा। HNO3 के अंदर आप देखो ये H+ है, NO3- है, इसमें +5 आएगा। NO के अंदर ये -2, तो ये +2 आएगा। इसका मतलब कि नाइट्रोजन जो है +3 में से +5 भी हो रहा है, +3 में से +2 भी हो रहा है। इंक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन, डिक्रीज का मतलब रिडक्शन। अगर सिंगल एलिमेंट, when a single element undergoes the oxidation as well as reduction reaction, this reaction is called disproportionation reaction। क्या कहते हैं इसको? disproportionation। फिर से when any element undergoes
oxidation as well as reduction reaction, then it is called disproportionation reaction. लिखिए, कंप्लीट कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक लिखिए वहां पर, लिखो H3PO3 H3PO4 और लिखो फॉस्फाइन। H3PO3 H3PO4 और फॉस्फाइन। देखिए बैलेंस हो गया 43, 3 फॉस्फोरस, एक ये 12 ऑक्सीजन, 12 बराबर डन। अब बताओ मुझे कि इस यहाँ वाले फॉस्फोरस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, चलो बराबर ढूंढो और बताओ मुझे कितना कितना आ रहा है। ये है फॉस्फीन, तो यहाँ पर भी फॉस्फोरस में +3 में से +5 और यहाँ से -3 हो रहा है। सो फॉस्फोरस भी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये दो ही एलिमेंट जनरली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पर दिखाते हैं। और उसके बाद वाले जो है बहुत ही कम दिखाते हैं।